नमस्कार, खास मुलाकात में आपका स्वागत है। मैं हूं विजय कुमार। विशेष मेहमान के तौर पर आज हमारे साथ मौजूद हैं श्री जिग्नेश मोता जी, जो पेशे से वकील हैं। जिग्नेश जी बीते 25 सालों से तेलंगाना, आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट सहित विभिन्न कोर्ट्स में प्रैक्टिस कर रहे हैं। जिग्नेश जी खासकर क्रिमिनल केसेस देखते हैं, इसके अलावा सिविल मामले भी उनके पास बड़ी संख्या में आते हैं। इसके अलावा खासकर जो घरेलू झगड़े हैं, पति पत्नी का विवाद, बुजुर्गों के खिलाफ प्रताड़ना, अब बच्चों के खिलाफ जो एक एट्रॉसिटी है, उस तरह के केसेस भी इनके पास आते हैं। तो उसी सिलसिले में जिग्नेश जी से विस्तार से बात करेंगे इन केसेस और कोर्ट प्रोसीडिंग्स और किस तरह से कैसे फोरम है लोगों को राहत पहुंचाने के लिए और लोग कहाँ जाएं। जिग्नेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। सर नमस्कार विजय जी। सर, जो लीगल सिस्टम है, जो लोग पीड़ित हैं, सबसे भरोसे का जो दरवाज़ा होता है वो कोर्ट का दरवाज़ा होता है। बड़ी उम्मीद लेकर के लोग जाते हैं। खासकर आप क्रिमिनल केसेस बहुत सारे आते हैं आपके पास। नेचर ऑफ क्राइम किस तरह का होता है बहुतायत केसों में? नेचर ऑफ क्राइम सर, आजकल दूसरे क्राइम के अलावा वाइट कॉलर ऑफेंसेस भी बढ़ गए हैं, चीटिंग केसेस भी बढ़ गए हैं। इसके साथ घरेलू फैमिली मैटर्स में भी 498 आईपीसी वगैरह भी केसेस बहुत सारे आजकल कोर्ट में आना शुरू हो गए हैं। सर, एक जो घरेलू विवाद का मामला होता है वो बहुत ज़्यादा केसेस देखने को मिलते हैं। पति पत्नी का झगड़ा, तलाक का मामला। तो इसमें जो कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया जाता है तो एकाएक एडमिट नहीं होते हैं केसेस, पहले उनको काउंसलिंग के लिए भेजा जाता है। तो ऐसे मामले जो आ रहे हैं उसमें किस हद तक, कितना परसेंट रिजोल्यूशन हो पाता है? लोग समझ जाते हैं कि नहीं, कोर्ट समझाइश से मामला बन गया, लोग हंसी खुशी एक बार फिर सेटलमेंट हो जाता है। सर इस तरह के केसेस के अंदर अपन 50-50 चांसेस बोल सकते हैं कि भाई 50-50 सेटल हो गया और बिफोर एंटरिंग कोर्ट के प्रीमिसेस के अंदर कदम रखने से पहले ही काउंसलिंग में ही केस ख़त्म हो जाता है। ये 50-50 के चांसेस है सर। इसमें दोनों पक्ष की ओर से बहुत सारा समझौता करना पड़ता है, उसके बाद 50-50 केसेस सेटल हो जाते हैं। पहला प्रेफरेंस कोर्ट का होता होगा कि लोगों को समझा बुझा करके राजी करा लिया जाए। जी जी बिल्कुल। पहला प्रेफरेंस में अगर जैसा कोई जाता है कंप्लेंट वगैरह देने के लिए तो कोर्ट पहले पर्सनली जज साहब है या उनके सुपरिटेंडेंट है, यही लोग पहले काउंसलिंग करते हैं। हस्बैंड वाइफ के बीच में काउंसलिंग करके वहीं सुलह कराने की कोशिश करके वापस से उनकी फैमिली लाइफ सेटल करने की कोशिश जारी रहती है सर। सर, थोड़ा विस्तार से जानना चाहेंगे किस तरह की प्रताड़ना पति या पत्नी दोनों में से कोई एक पक्ष झेलता है, जिसको कंसिडर करते हुए कोर्ट तलाक या इस तरह के एक्सट्रीम केसेस में सहमति अपनी देते हैं? किस तरह की प्रताड़ना इसमें शामिल होती है? इसमें ज़्यादातर डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत ही केसेस ज़्यादा रजिस्टर हो रहे हैं। इसके अलावा भी मेंटेनेंस केसेस भी हैं जो हस्बैंड और वाइफ के बीच में रहते हैं, जो वाइफ डालती है कि अगर कोई हस्बैंड शादी करने के बाद अगर वाइफ को छोड़ देता है या उसको केयर नहीं करता तो वो मेंटेनेंस केस के तरीके पे उसका मेंटेनेंस, या उनके कोई बच्चे भी हैं तो बच्चों के हिसाब से भी उनका मेंटेनेंस भी केस फाइल कर सकती है कोर्ट ऑफ लॉ में। इसमें जो महिलाओं की तादाद अधिक होती है पीड़िता के नाते, अमूमन ऐसा देखा जाता है, और बहुत सारे संगठन भी होते हैं जिसमें सपोर्ट करते हैं। तो इन संगठनों का कोर्ट से कोई कोऑर्डिनेशन हो पाता है जो सपोर्ट करती हैं महिलाओं के खिलाफ अत्याचार को लेकर के? नहीं सर, ये जो आजकल महिला मंडली है कि अब कंप्लेनेंट है, कोई वाइफ है, ये अपने हस्बैंड के खिलाफ या उसके ससुराल पक्ष वालों के खिलाफ अगर उसका कोई तकलीफ़ है तो वो जाके कंप्लेंट करती है, तो कोर्ट में न जाकर ये महिला मंडली के पास जाते हैं कि वहाँ पे तुरंत उसका निपटारा आ सके। लेकिन कुछ इसमें भी मैं 50-50 चांसेस दूंगा कि 50-50 में ही काउंसलिंग वगैरह करके ये लोग समझाते हैं, नहीं तो आखिरी में कोर्ट ही आना पड़ता साहब, और कोर्ट का ही फैसला फाइनल रहता है। तो संस्थाओं की तरफ से जो दबाव की प्रक्रिया अपनाई जाती है, अमूमन उसको जायज़ भी नहीं ठहराया जाता है। कई बार हस्बैंड के साथ मारपीट या इस ढंग से सामाजिक दबाव बना करके किया जाता है। ये रास्ता कितना फिजिबल है, कोर्ट में न जा करके इस तरह की संस्थाओं में जाना? नहीं सर, ये तो बिल्कुल इलीगल है। हम तो इसको रिकमेंड नहीं करते हैं। हम यही कहते हैं कि पब्लिक में अगर किसी को भी कुछ प्रॉब्लम है तो कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर ही आएंगे तो वहीं से लीगली काम हो जाएगा। ये महिला मंडली वगैरह फास्ट रिजल्ट के लिए जाते हैं, लेकिन सामने वाले पक्ष को
बराबर न्याय नहीं मिलता इसके लिए। सर, एक चीज़ है, बड़ी तादाद में जो महिला दर्शक हैं वो जानना चाहती हैं, कई बार महिलाओं के खिलाफ घर के भीतर प्रताड़ना होती है और वो बोल नहीं पाती हैं, कोर्ट तक जाना बड़ी हिम्मत की बात होती है, तो सबसे पहला स्टेप क्या होना चाहिए? कहाँ वो दरख्वास्त लेकर के जाएं? सबसे पहले वकील करें या फिर कोई फोरम है जहां पर वो अपनी शिकायत सबसे पहले लेके जा सकती हैं, कोई महिला? सर, आजकल तेलंगाना स्टेट के अंदर हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में प्रोटेक्शन ऑफिसर अपॉइंट किया गया है। जो भी वाइफ, जो पत्नी है, उसको किसी तरह की डोमेस्टिक वायलेंस है या कोई भी प्रॉब्लम है उसके पति से या उनके ससुराल वालों के पक्ष से, तो वो सिर्फ वो प्रोटेक्शन ऑफिसर के पास जाके अपना जो भी है सिंपल वर्ड्स में क्या प्रॉब्लम है वो लिख के कंप्लेंट देती है, तो प्रोटेक्शन ऑफिसर फिर सामने उनके हस्बैंड है या ससुराल वाले पक्ष है उनको बुला के काउंसलिंग करके, अगर समझौता वहीं पे होता है तो वहीं पे निपटारा करते हैं कोर्ट के जाने से पहले। अगर काउंसलिंग फेल होती है उसी के बाद ही वो कोर्ट के अंदर जाते हैं और ये प्रोटेक्शन ऑफिसर जो है सो जज साहब को असिस्ट करते हैं ये केस को आगे बढ़ाने के लिए। और प्रोटेक्शन ऑफिसर के पास अगर मामला बन नहीं पाता है और महिला गरीब है, वो बड़े लॉयर को हायर नहीं कर सकती या लॉयर हायर ही नहीं कर सकती हैं, तो क्या उनको सरकारी वकील प्रोवाइड किया जाता है? जी बिल्कुल, अपना कानून ऐसा बनाया गया है कि महंगे वकीलों के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर जो इकोनॉमिकली बहुत पीछे है तो उनको फाइनेंशियली प्रॉब्लम की वजह से न्याय नहीं मिलने की ऐसी कोई वो नहीं है। इसके लिए LS से लीगल सेल अथॉरिटी मदीना में हेड ऑफिस है, वहाँ पर जाके दरख्वास्त देने से वहाँ पे पैनल ऑफ एडवोकेट्स है जो उनके तरफ से पक्ष लड़ते हैं कोर्ट में। सर, एक चीज़ और समझने की बात हुई कि नेचर ऑफ क्राइम किस तरह का होता है, महिलाओं को जो झेलना पड़ता है और कोर्ट केसेस में देखने को आते हैं? सर, नेचर ऑफ क्राइम में बहुत सारे हैं, जिसमें मेंटली है, फिजिकली है, सेक्सुअली है, एब्यूजमेंट है, किसी तरह का ताना है, कोई बात नहीं करना है, उसको डेजर्ट कर देना है एक तरफ से दूर के, ऐसे कोई भी तरीके के जो प्रॉब्लम्स है ये सब डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंदर तहत आते हैं। सर, कोर्ट प्रोसीडिंग्स में एविडेंसेस का बड़ा बोलबाला होता है, तो किसी महिला के लिए कितनी मुश्किल होती है कि अपने खिलाफ हुए वायलेंस को साबित करे कोर्ट के भीतर में, खासकर जिस तरह के आपने बताए एट्रोसिटीज़, उसको साबित करना काफ़ी तकलीफदेह होता है, वो कैसे हो पाता है? सर, इसके लिए ऐसा है कि स्पेशली फैमिली मैटर्स के अंदर और स्पेशली डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत अब ये जो झगड़ा है वो घर वालों का है, ससुराल पक्ष का है, पति का है, पत्नी का है। जनरली पति पत्नी का जो भी झगड़ा है वो एक 4 दीवारी के अंदर होता है, तो इसके लिए पत्नी जो एविडेंस देती है उसी के बल पर ही आगे के रिजल्ट मिलता है इसके अंदर। तो जनरली बाहर से एक्सटर्नल एडिशनल विटनेस लगाने की ज़रूरत नहीं है। जज साहब या कोर्ट वाइफ के एविडेंस के बेसिस पर ही आगे कदम उठाते हैं इसके अंदर। सर, महिलाओं की जो स्थिति थी एक ज़माने में कि महिलाएं खुलकर के बोल नहीं पाती थी, एक अबला की छवि थी और उसी से कहीं ना कहीं जब कानून बने तो उस छवि से प्रभावित रहा कानून और महिलाओं को 100% ये माना गया कि अगर वो बोल रही हैं तो सच्ची बात होगी। लेकिन ऐसे भी केसेस आए हैं कि जो मेल काउंटर पार्ट है उन पर झूठे आरोप लगाए गए, तो इस तरह के मामले की भी बहुतायत होने लगी है, बढ़ोतरी होने लगी है, इस पर क्या कहेंगे आप? जी सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आजकल ये जो फैमिली मैटर्स में पति पत्नी के बीच में जो झगड़े हो रहे हैं उसके अंदर 50% केसेस ऐसे भी हैं जो फॉल्स हैं, जो पति पक्ष और ससुराल पक्ष को हैरेस करने के लिए वाइफ डाल रहे हैं। ये पक्ष ऐसे ये झूठे केसेस टिकते नहीं हैं कोर्ट के अंदर, एविडेंस के बेस के ऊपर क्रॉस एग्जामिनेशन में वहीं पे टूट जाते हैं और सच का सच, झूठ का झूठ, पानी का पानी अलग अलग हो जाता, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर, एक चीज और थोड़ा विस्तार से समझना चाहेंगे। एक तो कोर्ट की तरफ से आपने बताया है कि कोर्ट में जनरली महिलाओं के स्टेटमेंट को तरजीह दी जाती है और मान लिया जाता है कि वो सच ही बोलेंगी क्योंकि वो पीड़िता हैं। लेकिन दूसरी तरफ ये भी है कि अगर कोई महिला कोर्ट में ये बोल देती है कि मेरे पति ने मेरे साथ मारपीट की, भले वो मारपीट फिजिकल इंजरी साबित ना हो पाए या फिर धक्का मुक्की किया या गाली गलौज किया, तो इसको कैसे पति, अगर ये झूठा आरोप है तो कैसे डिनाई कर पाएगा? सर, ये प्रोसेस कोर्ट केस प्रोसीजर के अंदर ट्रायल स्टेज एक ऐसा आता है कि ट्रायल स्टेज के अंदर पीड़िता वाइफ को क्रॉस एग्जामिनेशन फेस करना पड़ता है। वो उस क्रॉस एग्जामिनेशन में डिफेंस पक्ष, मतलब कि जो हस्बैंड के तरफ से जो वकील हैं, डिफेंस लॉयर, वो क्रॉस एग्जामिनेशन के अंदर थोड़े क्वेश्चंस वगैरह पूछते हैं ये केस के सिलसिले में,
वहाँ पे वाइफ को प्रूफ करना पड़ता कि भाई जो जो मैं कंप्लेंट करी हूँ बराबर है, उसके बेसिस पर ये केस आगे बढ़ता है। अगर सच रहेगा तो आगे बढ़ेगा, सच नहीं रहेगा तो वो डिसमिस हो जाएगा। सर, आपका बहुत लंबा करियर रहा है आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और विभिन्न कोर्ट्स में। कोई ऐसा केस, इंटरेस्टिंग केस जिसमें आपको लगा हो कि वो पब्लिक से शेयर करना चाहिए, जिससे पब्लिक को अवेयरनेस मिले, कुछ सीख मिल सके? कोई ऐसा केस जिसका जिक्र करना चाहेंगे आप? सर ऐसे तो बहुत सारे केसेस है। बिना आइडेंटिटी डिस्क्लोज किए आप उसको अगर बता सके तो लोगों को शायद। मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ सर कि ओपन फोरम के अंदर कोई केस के बारे में डिस्कस करना है। नेचर ऑफ केस से डिस्कस करना है, क्योंकि डेली ऐसे ऐसे नए नए एवरी डे नया नॉवेल्टी केस ऐसा ऐसा आता है, कोई रिपीट नहीं होता। अब जनरली फैमिली मैटर्स है, फैमिली मैटर्स में भी दुनिया के अलग अलग टाइप के झगड़े आते हैं। उसमें फिजिकल हैरेसमेंट हो गया, सेक्सुअल हैरेसमेंट हो गया, मेंटल हैरेसमेंट हो गया, डाउरी हैरेसमेंट हो गया, तरह तरह के केसेस आजकल नए नए बढ़ते जा रहे हैं। इसके अंदर फिर चीटिंग आ गया, झूठ बोल के ससुराल पक्ष वाले शादी करवा देते हैं, फिर आगे पता चलता है कि भाई ऑलरेडी उसकी दूसरे के साथ कोई शादी हो चुकी है या उसके बच्चे हैं। ऐसे डेली 1 बाय 1 नए नए नॉवेल्टी केसेस आते रहते हैं साहब। तो मैं एक ही एडवाइस करता हूँ जनरल पब्लिक से कि अगर आपकी बेटी वगैरह का शादी वगैरह करना है तो बराबर से आप इंक्वायरी करिए, गड़बड़ मत करिए, इंक्वायरी करके उसके हिसाब से आप शादी फिक्स करिए और शादी आगे लॉन्ग लाइफ चलेंगे। सर, एक चीज तो है कि डोमेस्टिक वायलेंस में जो बच्चों का स्थिति होता है वो भी बहुत खराब हो जाती है, खासकर अगर पति पत्नी में झगड़े हो तो उसमें बच्चों के लिए किस तरह का प्रोटेक्शन कोर्ट की तरफ से प्रोवाइड होता है? सर जी, इसमें पति पत्नी के बीच में बच्चा तो पिसता है, ये बिल्कुल सच आपने कहा कि पति पत्नी के बीच में जो भी उन दोनों के बीच में बच्चे रहते हैं वो पीसी ही जाते हैं। अब इसके लिए कस्टडी जो है उसके नेचुरल मदर के पास ही कोर्ट देता है, विजिटिंग राइट्स वगैरह के लिए फादर को देता है, लेकिन कस्टडी जो भी बच्चे का रहेगा मेजर हुए जब तक 18 साल तक, वो कस्टडी वाइफ के पास ही रहता है। और इसके लिए वाइफ जो बच्चे का भरण पोषण है, उसके स्कूल की फ़ीस है, उसका डेली का मेंटेनेंस है, ये मेंटेनेंस जो है सो हस्बैंड से क्लेम करते हुए हर महीने हस्बैंड से क्लेम करके ले सकती है कोर्ट, थ्रू कोर्ट द्वारा। सर, ये जो जिस तरह से क्राइम आपने कहा कि बढ़ा है डोमेस्टिक वायलेंस को लेकर के, इसके पीछे वजह क्या हो सकती है? क्या वजह, कमर्शियलाइजेशन होना या फिर पैसे का दबाव या जिस तरह का सामाजिक आर्थिक चेंजेस आ रहा है समाज में, उसको लेकर के ये दबाव है लोगों में कि आपस में? सर, आजकल का दौर ऐसा चल रहा है कि किसी में पेशेंस रहा ही नहीं, हस्बैंड और वाइफ में पेशेंस ही नहीं रहा। हस्बैंड और वाइफ अर्धांगिनी बोलते हैं, वो अर्धांगिनी शब्द का आजकल ऑपोजिट कर दिया है कि पेशेंस ही नहीं है। अब पेशेंस नहीं रहने की वजह से जो है सो बार बार झगड़े होते हैं, छोटी छोटी बात पे झगड़े होते हैं और उस छोटी बात से बहुत बड़ी बात हो जाती है, जिस वजह से दोनों का झगड़ा कोर्ट तक पहुंच जाता है और बाद में दोनों के बीच में अगर समझौता हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो फिर डाइवर्स होता है। लेकिन इस दोनों के झगड़े के बीच में उनके बच्चे जो भी हैं वो पीछे जाते हैं, ये बहुत बड़ी एक ड्रॉबैक है अपने लिए। सर, कोर्ट से एक बार जो डाइवोर्स हो जाता है उसके बाद अगर 2 साल 4 साल बाद दंपति अगर एक साथ रहना चाहें तो उसके पीछे क्या कानूनी प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए? डाइवर्स होने के बाद? जी बिल्कुल। डाइवर्स होने के बाद फिर एज पर हिंदू मैरिज एक्ट फिर से शादी करना ही एक प्रोसीजर है। अगर वापस से इनको रीजॉइन करना है तो वापस से एज पर हिंदू मैरिज एक्ट फिर शादी करना है और फिर साथ में रह सकते हैं वो दोनों। कोर्ट मैरिज करना पड़ेगा? कोर्ट मैरिज रजिस्टर करना है या कोई भी आर्य समाज है या कहीं पे कोई मंदिर में शादी वगैरह करके मैरिज रजिस्टर करा दिया तो वापस से उनका रीयूनियन होता है। एक चीज़ और समझना चाहेंगे, ये हिंदू मैरिज एक्ट ये सिर्फ हिंदुओं को कवर करता है, अल्पसंख्यकों या बाकी धर्म के लोगों के लिए किस तरह की व्यवस्था है? नहीं सर, जनरली हिंदू मैरिज एक्ट हिंदुओं को ही कवर करता है। अगर फिर भी इसके अंदर अगर कोई अल्पसंख्यक है या दूसरे कोई भी जाति के लोग अगर इसको अपनाना चाहे तो कोर्ट के अंदर एफिडेविट एक बना के देना पड़ता है कि भाई हम हिंदू मैरिज एक्ट के तहत हमारा केस चलाएंगे, तो उस तरीके से ये केस हिंदू मैरिज एक्ट के तहत चलता है। अगर कोई मुस्लिम महिला ये ऑप्शन दे कि मुझे हिंदू मैरिज एक्ट के तहत ही इस पूरी प्रक्रिया को सुनवाई हो तो वो माना जाएगा? हाँ, माना जाएगा सर। उनसे एफिडेविट लेके उनकी रजामंदी से ही उस हिसाब से
केस आगे चलता है। अब वैसे मुसलमानों के लिए किस तरह के प्रावधान है, कौन से कानून है जिसके तहत उनकी सुनवाई होती है? सर मुसलमानों के लिए उनके खुद के अपने पर्सनल लॉ बोर्ड के हिसाब से भी बनाए गए हैं। मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन एक्ट भी एक बड़ा एक्ट है, जिसके तहत वो भी एक मेंटेनेंस ले सकती है अपने पति से या अपने ससुराल पक्ष वाले जो उसको परेशान वगैरह करते हैं, और उनको भी वो प्रोसिक्यूट कर सकती है। तो सुनवाई का फोरम सिविल कोर्ट या हाई कोर्ट हो सकता है इन लॉज में? हाँ बिल्कुल, सुनवाई का फोरम है फैमिली कोर्ट, सेम जो हिंदू मैरिज एक्ट के तहत है उसी तरह फैमिली कोर्ट से ही आगे बढ़ना है, फैमिली कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। सर, परिवार का एक और अहम हिस्सा होता है जो घर में रहने वाले बुजुर्ग हैं, उनके खिलाफ अगर कोई अत्याचार या प्रताड़ना होती है तो उनके लिए भी बड़ी दिक्कत होती है कि वो कहाँ जाएं। पहली चीज़ तो वे कमज़ोर होते हैं, बीमार होते हैं, कोई सपोर्ट नहीं करने वाला होता है, पारिवारिक सामाजिक दबाव होता है, घर के अंदर उनको एक तरह से परेशानियां झेलनी होती है। तो उनके लिए किस तरह के फोरम की व्यवस्था है? सर उसके लिए तो आजकल बहुत अच्छा फोरम है कि हेल्पलाइन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हेल्पलाइन जारी किए हैं। मैं थोड़े हेल्पलाइन नंबर्स हैं जो अपने दर्शकों के लिए मैं बताना चाहूँगा। टोल फ्री नंबर है सर 14567, टोल फ्री नंबर है 14567। ये आंध्र तेलंगाना या फिर ये ऑल ओवर इंडिया काम करता है सर। ये सुबह में 8 बजे से लेकर शाम में 8 बजे तक सातों दिन काम करता है। इस फोरम के द्वारा सीनियर सिटीजन्स को कुछ भी प्रॉब्लम है तो वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके अलावा सीनियर सिटीजन्स को लेकर के जो एक्ट बने हैं उसमें एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को काफ़ी पावर दिए गए हैं ताकि सीनियर सिटीजन्स को सिविल कोर्ट, हाई कोर्ट में परेशान ना होना पड़े। एसडीएम, डीएम को भी काफ़ी पावर मिला हुआ है, तो वो उसके बारे में अगर बता सके सर। जी सर, इसके लिए तो बहुत सारे प्रावधान किए गए हैं कि सीनियर सिटीज़न का अगर कोई भी कुछ लिटिगेशन आता है तो डीएम से लेके जुडिशरी तक भी फास्ट ट्रैक कोर्ट्स में चलाना है और इसे जल्द से जल्द डिस्पोज करने का ऑर्डर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट द्वारा। इस वजह से जो भी सीनियर सिटीजन्स के मैटर्स है वो फटाफट निपटारा हो जाता है। ट्रिब्यूनल्स में ही वो उसका निपटारा, बिल्कुल नीचे ही उन लोअर कोर्ट्स के अंदर ही इसका निपटारा हो जाता है सर। ट्रिब्यूनल की जो व्यवस्था है सर वो किस तरह के केसेस के लिए स्पेशली की गई है? खासकर अगर जो फैमिली विवाद हो तो उसके लिए भी कोई ट्रिब्यूनल बनाया गया है, क्योंकि वहाँ केसेस का निपटारा थोड़ा जल्दी होता है। नहीं सर, फैमिली मैटर्स के लिए स्पेशली फैमिली कोर्ट्स का ही एस्टेब्लिशमेंट किया गया है। वहीं पे जो भी फैमिली मैटर्स रहते हैं उसी द्वारा किया जाता है। अभी रिसेंटली हैदराबाद में फैमिली कोर्ट्स के लिए एक इंटीग्रेटेड फैमिली कोर्ट कॉम्प्लेक्स नया बना है जो 8 मंजिला बिल्डिंग है, जिसके अंदर एक्सक्लूसिवली फैमिली मैटर्स ही चलते हैं। कंप्लेनेंट और रेस्पोंडेंट्स दोनों को सेपरेट अलग जो जनरल लिटिगेशंस जो चलते हैं वहाँ पर न जाकर स्पेशली एक खुद के फैमिली इंटीग्रेटेड फैमिली कोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के अंदर ही वो अपना केस का निपटारा कर सकते हैं। इसमें एक और चीज़ समझना चाहेंगे, जो सेक्सुअल एब्यूज़ के मामले होते हैं वो इन द कैमरा उसकी सुनवाई होती है और बाकी काउंसलिंग की प्रक्रिया भी काफ़ी होती है। तेलंगाना में काफ़ी सारे फोरम हैं इस मामले में काउंसिल करने को लेकर के या फिर कोऑर्डिनेट करने को लेकर के। ये कैसे काम करते हैं? पुलिस की भी एक एजेंसी है जो काम करती है इस मामले में। हाँ सर, जैसे जनरली अगर कोई वाइफ डाउरी हैरेसमेंट है या कोई क्रिमिनल एक्ट के अगेंस्ट में अगर अपने पति के खिलाफ या उनके इन लॉज के खिलाफ अगर कंप्लेंट देना चाहती है तो उसके लिए वुमेंस पुलिस स्टेशन जनरली ईस्ट सेंट्रल जोन, ईस्ट जोन और वेस्ट जोन में तैनात किया गया है, जहाँ पर वहाँ जाके जो भी उनका कंप्लेंट है, जो भी उनका प्रॉब्लम है वो बोलने से पहले वो काउंसलिंग सेंटर स्पेशली बनाए गए हैं। उन काउंसलिंग सेंटर्स के अंदर उसके हस्बैंड को या उनके ससुराल वालों को जिनके खिलाफ उनका कंप्लेंट है उनको बुलाकर पहले काउंसलिंग किया जाता है। काउंसलिंग करने के बाद अगर कुछ निपटारा नहीं होने की वजह से ही उन्हीं पर केस करते हैं और ये आगे चलकर इसका डिस्पोज होता है सर। सर, एक बड़ी दिक्कत आती है जिस तरह के मामले में जो विक्टिम होते हैं उनके केसेस पुलिस वाले अमूमन एक्सेप्ट नहीं करते हैं या फिर राइटिंग में कुछ नहीं देते हैं, तो उनके लिए दिक्कत होती है कि वो सीधे कोर्ट कैसे जाए। मामला पुलिस के थ्रू जाता है तो ज़्यादा प्रभावी तरीके से और जल्दी मेरे ख्याल से सहूलियत से हो सकता है। तो पुलिस अगर कंप्लेंट न ले तो इसके लिए क्या करना हो? सर इसके लिए अपने जुडिशरी में बहुत ही अच्छा बढ़िया प्रावधान किया गया कि अगर पुलिस स्टेशन के अंदर कोई पुलिस किसी कंप्लेनेंट से कंप्लेंट नहीं लेती है तो वो कंप्लेनेंट, वो जो विक्टिम है वो विक्टिम कोई भी अधिवक्ता या एडवोकेट के पास जाकर अपना पूरा जो भी प्रॉब्लम है वो बोलने से वो प्राइवेट कंप्लेंट कोर्ट में दाखिल करके
वहाँ से कोर्ट से इंस्ट्रक्शंस लेते हुए कोर्ट खुद पुलिस स्टेशन को डायरेक्शन देता है कि भाई इस तरह का कंप्लेंट आया था और आप लोग ने रजिस्टर नहीं किया, तो ये फलाना कंप्लेंट के हिसाब से आप फलाना टाइम के अंदर टाइम बाउंड इन्वेस्टिगेशन करके कोर्ट के अंदर आप आपका रिपोर्ट सबमिट करिए। इस तरह का बहुत ही एक बढ़िया प्रावधान अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है सर। इसके लिए सब लोग अगर पुलिस कंप्लेंट नहीं लेती है तो भी इसका अपन यूज़ कर सकते हैं बहुत ही बढ़िया तरीके से। सर एक बार फिर पारिवारिक विवाद पर आते हैं, चूंकि ये मामला ज़्यादा बृहत है और लोग ज़्यादा परेशान होते हैं। अमूमन कोई जो फैमिली मैटर होता है इस तरह का डिस्प्यूट, उसमें कितना वक्त लग जाता है और कितना खर्च लगता है एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली के लिहाज से? सर खर्च में तो इसमें इनिशियली अगर कंप्लेनेंट है, विक्टिम है, वो इनिशियली फाइलिंग एक्सपेंसेस वगैरह रहता सर। इसमें फिक्स कोई चीज़ नहीं है, कम से कम में भी हो जाता है। कोई बड़े वकील के पास आप जाने की कोशिश करेंगे तो लाखों में भी फीस लग जाती है। नॉर्मल वकील भी हैं इस करने के लिए, तो नॉर्मल फीस में भी हो जाती है। और आपके पास पैसे नहीं भी है तो LSA करके एक लीगल सेल अथॉरिटी जो बने हुई है अपने सिटी सिविल कोर्ट कॉम्प्लेक्स में, उनका भी मदद लेने से आपको फ्री ऑफ चार्ज कोई शुल्क लिए बिना आपका जो है सो कंप्लेंट दाखिल कर सकते हैं और आप केस चला सकते हैं आखिरी तक। जी, अमूमन कितना वक्त लग जाता है इसमें? सर वक्त के इसमें तो कोई कमेंट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अब ये जनरली साल 2 साल के अंदर भी होता है। और मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि इसके अंदर आपका लक भी काम करता है, कि आपका लक के हिसाब से आपका तुरंत निपटारा भी हो जाए तो 6 महीने में भी निपटारा हो जाए। अगर कोई सेटलमेंट हो गया तो 6 महीने 3 महीने के अंदर भी आपका काम केस ख़त्म हो जाता है और आप फ्री हो जाते हैं इसमें। सर एक चीज़ तो है, महिलाओं को लेकर के ज़्यादा इसमें संवेदनशीलता होती है, लेकिन कई ऐसे कुछ शहरों में फोरम बने हैं जिसमें पति प्रताड़ित होते हैं और इस तरह के संगठन भी बने हैं। उसकी चर्चाएं भी मीडिया में होती रही हैं और इसको लेकर के हालांकि वो बहुत प्रभावी तरीके से तो काम नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन अब धीरे धीरे जो सरकारी एजेंसियां हैं, कोर्ट हो, पुलिस हो, वो मानने लगी हैं कि पतियों पर भी अत्याचार हो सकता है। तो आपको क्या लगता है, क्या कानूनी बदलाव होने चाहिए? किस तरह के प्रावधान की वजह से पतियों को परेशानी हो जाती है? जी बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा पॉइंट उठाया है कि इसमें 50% ऐसे है केसेस है जो फॉल्स केसेस है। इन फॉल्स केसेस की वजह से इनोसेंट पति, इनोसेंट उसके पेरेंट्स, उनका फैमिली फॉल्स कंप्लेंट, वाइफ के फॉल्स कंप्लेंट की वजह से प्रताड़ना के उसमें दौड़ता है। इस वजह से काफ़ी सारा बदलाव किया जा रहा है धीरे धीरे जुडिशरी के अंदर और स्पेशली फैमिली मैरिज एक्ट के अंदर, कि जैसे पहले अब डाउरी हैरेसमेंट केस अगर कोई वाइफ डालती थी तो उसके अंदर हस्बैंड के साथ उनका सारा फैमिली, मतलब उनके फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर, सन इन लॉ, इन सबको भी ऐड किया जाता था और इन सबको भी जुडिशल रिमांड में जाना पड़ता था, फिर बेल लेना पड़ता था, फिर केस लड़ना पड़ता था। लेकिन आजकल ये सब निकालते हुए अरेस्ट का जो भी था प्रावधान, वो अरेस्ट का प्रावधान निकाल दिया गया है। पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट आने के बाद अगर वहीं पे निपटारा अगर काउंसलिंग द्वारा नहीं होता है और FIR इश्यू होता है तो वहीं पे स्टेशन बेल दिया जाता है पुलिस द्वारा, और उसके बाद से जो भी है ट्रायल के दौर पे ट्रायल चलाकर केस में से बरी हो जाते हैं इसके अंदर। सर आपने एक जो आंकड़ा बताया कि 50% मामले में फॉल्स एलिगेशन होता है, तो जाहिर तौर पर कोर्ट में अगर कोई फॉल्स एलिगेशन लगाता है तो उसके खिलाफ भी आरोप तय हो जाते हैं, FIR होता है और प्रक्रिया चलती है। तो इस मामले में महिलाओं के खिलाफ कोई तरह के जो फॉल्स एलिगेशन को लेकर कार्रवाई हुई है, उनको कन्विक्शन हो पाता है कि नहीं? नहीं सर, अभी तक तो कोई ऐसा कन्विक्शन सामने नहीं आया है फॉल्स कंप्लेंट द्वारा, लेकिन मुझे लगता है कि आगे आएगा, क्योंकि 50% से ये रेशियो बढ़ता जा रहा है तो आगे चलकर बहुत सारे मिलेगा। सर हैदराबाद कॉस्मोपॉलिटन सिटी है और आजकल अंतर्जातीय विवाह और इस तरह की चीज़ें बहुत सारी देखने को मिल रही हैं, तो क्या ये भी एक फैक्टर हो सकता है डोमेस्टिक वायलेंस को लेकर के? मिक्स कल्चर, अलग अलग कल्चर के लोग आपस में शादी विवाह कर रहे हैं और सामाजिक दायरा उनका बढ़ रहा है। जी बिल्कुल, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है सर आपने। कॉस्मोपॉलिटन सिटी के तहत अलग अलग कास्ट के, रिलीजन के लोग शादी कर रहे हैं आजकल। उस वजह से एडजस्ट करने, वाइफ और हस्बैंड को एडजस्ट करने के लिए मिनिमम 3 से 5 साल लगता है सर। अगर ये 3 से 5 साल पेशेंसली वो एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए चले तो फिर फैमिली लाइफ में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर
पेशेंस को कंट्रोल करने के बजाय और एक दूसरे के ऊपर झगड़ा झगड़ी चलना शुरू करें तो आगे फैमिली लाइफ निभना मुश्किल है। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कारण है कि आजकल जो फैमिली मैटर्स वाइफ एंड हस्बैंड के झगड़े बढ़ने का बहुत बड़ा मोटा कारण है सर। जिग्नेश जी, महिलाओं पर अत्याचार को लेकर के जब या प्रताड़ना की बात होती है तो एक और बड़ा फैक्टर है घर के बाहर ऑफिस में अगर वर्किंग वुमन है तो वहां पर उनको कई बार दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, खासकर सेक्सुअल हरासमेंट को लेकर के। और कई बार तो विमेंस सेल बना होता है और महिलाएं जागरूक होती हैं, और जहां पर लोअर सुपरवाइजरी ग्रेड की महिलाएं, उनको पता नहीं होता है कि उनके लिए किस तरह के प्रोविजंस हैं। तो ऑफिस में जो इस तरह के एट्रॉसिटी होते हैं उसमें कैसे क्या कहिए आप? इसमें भी सिंपल है सर। अगर कोई ऑफिस में है तो अपने हैदराबाद शहर में हैदराबाद सिटी पुलिस के तहत एक शी टीम बनाई गई है। वो शी टीम के अंदर अगर कोई ऐसा एम्प्लॉय, लोअर ग्रेड एम्प्लॉय है या कोई भी फीमेल एम्प्लॉय को अगर कोई सेक्सुअल हैरेसमेंट या मेंटल हैरेसमेंट उनके ऑफिस में वगैरह करते हैं तो वो बिल्कुल शी टीम के पास जाके अपना कंप्लेंट रजिस्टर करा सकते हैं और शी टीम उसके हिसाब से जो भी कल्प्रेट रहेगा उनके खिलाफ केस वगैरह करके आगे की कार्रवाई करते हैं। तो जिग्नेश साहब बहुत सीनियर वकील है, 25 सालों का इनका तजुर्बा है। खासकर महिलाओं के खिलाफ जिस तरह से प्रताड़ना के केसेस बढ़े हैं उसको लेकर उन्होंने कई सलाह दिए और कई सारे फोरम उन्होंने बताए जहां महिलाएं सीधे तौर पर जाके अपनी शिकायत कर सकती हैं, और अगर उनका निपटारा शुरुआती स्तर पर नहीं हुआ तो कोर्ट, सिविल कोर्ट, फैमिली कोर्ट, हाई कोर्ट, इस लेवल पर जाकर के वो जो कानूनी एड है वो लेते हुए अपना सुलह या फिर अपना फैसला करवा सकती हैं। इसके अलावा जो बच्चों के खिलाफ प्रताड़ना हो या बुजुर्गों के खिलाफ प्रताड़ना हो या वर्क प्लेस पर कोई दिक्कत हो, उन सब को लेकर के भी मोता साहब ने बहुत विस्तार से जानकारी दी। तो सर बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए और ये जानकारी सारी साझा करने के लिए। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद विजय जी। आगे भी अगर कोई मेरी सेवा लायक आपके लिए रहा तो आप बिल्कुल याद कर सकते हैं। और अपने लॉ तो क्या समुंदर है, ये समुंदर को पब्लिक के पास उनको नॉलेज देने से उनका भी फ़ायदा है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल।